हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। आ जाइए सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन इंग्लिश ग्रामर का फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं। एज यूजुअल जो आपकी क्लासें चल रही हैं इंग्लिश ग्रामर यानी कि एडवांस इंग्लिश ग्रामर के एडवांस एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट की चल रही हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोशिश करिएगा आंसर देने की जल्दी जल्दी से, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के हो पाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट्स द करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्टिव मोड। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि सब्जेक्टिव जो मोड है वो किस सेंटेंस में करेक्टली यूज किया गया है। अब सब्जेक्टिव मोड होता क्या है? ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे प्री एक्सप्रेशन जिसमें विश, डिजायर, कमांड, सजेशन, ठीक है ना, इस तरीके के एक्सप्रेशन दिए गए हों, उनके लिए हम सब्जेक्टिव मोड में वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर किस सेंटेंस में सब्जेक्टिव मोड यूज किया गया है? पहला सेंटेंस है इफ आई वाज यू आई वुड टेक द ऑफर, आई इंसिस्ट दैट ही फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। सी है इट इज इंपेरेटिव दैट द एविडेंस बी प्रेजेंटेड टुमारो और द बोर्ड सजेस्ट द सीईओ रिजाइन इमीडिएटली। फटाफट बताएंगे कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सबा, फरीन गुड इवनिंग, चिंटू गुड इवनिंग, साहिल गुड इवनिंग, सबा ओके ठीक है, गुड। सो ऑप्शन डी, हेमंती ऑप्शन सी बता रही हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर समझने से पहले ये समझ लीजिए कि सब्जेक्टिव मूड को यूज कहां पर करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि ऐसे वर्ब ऑफ एक्सप्रेशन जो ये एक्सप्रेस करें कि कहीं पर विश, डिजायर, कमांड, सजेशन, इस तरीके के एक्सप्रेशन निकल रहे हैं, तो वहां पर हम सब्जेक्टिव मूड में वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, इफ आई वाज यू, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वाज का यूज नहीं करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर इंसिस्ट है जो कि सब्जेक्टिव मोड के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना, आई इंसिस्ट दैट ही फिनिशेस, बट यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। तो सब्जेक्टिव मोड में क्या है, जब कभी भी एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर, एक्सप्रेशन ऑफ इंसिस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ सजेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कमांड, ठीक है ना, इस तरीके के एक्सप्रेशन नजर आए, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है, मैटर नहीं करता कि क्या सब्जेक्ट है, जो वर्ब लगती है वो बेस फॉर्म की लगती है, ठीक है ना, जो वर्ब लगती है वो बेस फॉर्म में लगती है, उसमें एस या ईएस कुछ भी नहीं लगाया जा सकता, ठीक है ना, कुछ नहीं लगाते। तो फिनिश, अगर यहाँ पर केवल फिनिश होता तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट होता, आई इंसिस्ट दैट ही फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, ठीक है ना, बट यहाँ फिनिशेज है, दैट इज बाय, ये रॉन्ग है। इट इज इंपेरेटिव, यहाँ पर क्या है, इंपेरेटिव है, ये भी क्या है, डिजायर है। इट इज इंपेरेटिव दैट द एविडेंस, अब यहाँ पर वर्ब की जो फॉर्म है वो किसमें है, बेस फॉर्म में है, इट मीन्स ये करेक्ट है, ठीक है ना। इट इज इंपेरेटिव दैट द एविडेंस बी प्रेजेंटेड टुमारो। सो ऑप्शन नंबर सी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, द बोर्ड सजेस्ट, अब यहाँ पर सजेस्ट आ गया है जो कि रिक्वायर करता है किसको, सब्जेक्टिव मोड को, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या है, सीईओ, बट जो वर्ब है वो क्या है, रिजाइन, जिसमें एस लगा हुआ है, ठीक है ना। केवल रिजाइन होता तो ये वाला भी हमारा सही हो जाता। तो केवल ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी आंसर जा रहा। अगला क्वेश्चन है द वर्ड फास्ट, एक वर्ड है फास्ट, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही रेन द लास्ट लैप फास्ट टू विन द रेस। ये पूरा सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस में ये वर्ड आया है फास्ट, ठीक है ना। यहां पर पूछा गया है कि इसका फंक्शन क्या है, ये किस तरीके का फंक्शन कर रहा है, एन एडजेक्टिव, ए नाउन, एन एडवर्ब और अ कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइएगा, फास्ट यहां पर किस तरीके का फंक्शन कर रहा है। चलिए, नो आंसर, थोड़ा सा जल्दी चलने की कोशिश करना जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो पाए। नो आंसर। तो देखिए, फास्ट एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, हम ये कहें फास्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ में एल, वाई वगैरह हम कुछ न लगाएं, फिर भी फास्ट कैन फंक्शन एज एन एडवर्ब, ठीक है ना, एंड आल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों फॉर्म में फास्ट हमारा काम करता है बिना एल वाई लगाए हुए। तो यहाँ पर देखते हैं इसका वर्क क्या हो रहा है। ही रेन द लास्ट क्लैप, यानी कि उसने जो आखिरी बाजी चली, आखिरी चाल चली, बहुत फास्ट चली, टू विन द रेस, रेस को जीतने के लिए। तो फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, अगर ये एडजेक्टिव होगा, एन एडजेक्टिव मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन,
तो ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होता। अगर ये एडवर्ब है तो ये इस वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ठीक है ना। तो रेन फास्ट, तेज चलना, तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। सो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? एडवर्ब। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, इनका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। आपको करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस ए बी सी डी आपके सामने है, एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद में मैं आपको आंसर डिफाइन करते हुए बताऊंगा, ठीक है। चलिए, मिनी गुप्ता एडजेक्टिव, एग्जैक्टली एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब है, ठीक है ना, हेमंती शी। तो चलिए पंक्चुएटेड सेंटेंस को फाइंड आउट करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। द कॉन्फ्रेंस वाज अ सक्सेस, द कॉन्फ्रेंस वाज अ सक्सेस, द कॉन्फ्रेंस वाज अ सक्सेस, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद में हम क्या करते हैं? सेमी कोलन का यूज कर सकते हैं, अगर हमें किसी तरीके का कोई कंजक्शन यूज नहीं करना है, ठीक है ना। जब हमें किसी कंपाउंड सेंटेंस को बिना किसी कंजक्शन की मदद से, जैसे बट, फॉर, इस तरीके के कंजक्शंस के बिना हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करना है, तो हम सेमी कोलन का यूज करते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। तो यहां पर सेमी कोलन का यूज किया गया है, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हमारी जो कंजक्टिव एडवर्ब है, हाउएवर क्या है? कंजक्टिव एडवर्ब है। कंजक्टिव एडवर्ब के बाद में कॉमा लगाया जाता है, जो कॉमा यहां पर लगा हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है ना। तो हाउएवर से लेकर मैनी अटेंडेंस मिस द फर्स्ट सेशन, ये भी हमारा क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमारे दो यहाँ पर जो फंक्शन है वो प्रूफ होते हैं कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, सेमी कोलन से ऐड किया गया है। हाउएवर कंजक्टिव एडवर्ब है जिसको कॉमा से फॉलो किया गया है। कहने का मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, किसी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेना, यही आंसर है। अब कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि बी वाला भी करेक्ट है, तो बी वाले में सक्सेस के बाद में कॉमा है, यानी कि एक क्लॉज के बाद में कॉमा आया है। कॉमा उस कंडीशन पे आता है जब कोई कंजक्शन यहां पर लगा हो। मान लीजिए कि मैं ये कहूं कॉन्ट्रास्टिंग क्रिएट कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर, जैसे मैं ये कहूं यहां पर मैंने बट लगा दिया, ठीक है ना, हाउएवर को हटाकर और सेमीकोलन को हटाकर बट लगा दूं तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। द कॉन्फ्रेंस वाज सक्सेस, सेमीकोलन है, हाउएवर लगा हुआ बट इसके साथ में कॉमा नहीं है। द कॉन्फ्रेंस वाज सक्सेस, सेमीकोलन है, हाउएवर है, मैनी अटेंडेंस, बट यहां पर भी कॉमा लगा हुआ, दैट इज वाई ये वाला भी गलत है, ठीक है ना। तो हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल पंक्चुएटेड है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड दैट, द वर्ड दैट इन द सेंटेंस, सेंटेंस है द प्रॉब्लम इज दैट ही इज अनरिलायबल। तो यहां पर जो दैट आया है, ये दैट, ये वाला दैट, ठीक है ना, ये वाला दैट जो आया है ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है ना, या कॉम्प्लीमेंट जाहिर है? बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ध्यान से पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंड करने के बाद में आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से कोशिश करिएगा। चलिए हाँ, कोर्स आपका जल्दी फिनिश हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। शवा, फरीन, शवा, सिंटू, हेमंती, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। मोस्टली कैंडिडेट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बता रहे हैं। हाउ, कैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सिर्फ उस कंडीशन या उस सिचुएशन में होता है जब एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और उस प्रिंसिपल क्लॉज को ऐड करने के लिए एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। तो क्या यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज है? द प्रॉब्लम इज, क्या ये प्रिंसिपल क्लॉज है? आप लोग मुझे ये बताइए, क्या ये प्रिंसिपल क्लॉज है? बताएंगे क्या ये प्रिंसिपल क्लॉज है? अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका हो सकता है और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपका हो सकता है। बट क्योंकि द प्रॉब्लम इज इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट मीन टू से सब्जेक्ट तो है, द प्रॉब्लम इज सब्जेक्ट हियर, और इज क्या है? इज यहां पर लिंकिंग वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब है इज। अब इज के बाद में क्या आता है?
इज, एम, आर, वाज, वर, जितनी भी लिंकिंग वर्ब हैं इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। और इनके बाद में क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है ना। तो इज का कॉम्प्लीमेंट क्या है, दैट ही इज अनरिलायबल, यानी कि प्रॉब्लम यह है कि वो अनरिलायबल है। तो दैट ही इज, दैट ही इज, यहां से लेके और रिलायबल, ये पूरा क्या काम कर रहा है, ये पूरा नाउन फ्रेज का तो कार्य कर रहा है, ठीक है ना। ये नाउन फ्रेज तो है, बट नाउन फ्रेज होने के बावजूद ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। अब मेरी बात को समझिए, अब कॉम्प्लीमेंट है तो दैट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट जाहिर हो जाएगा, यानी कि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है ही इज अनरिलायबल को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल ठीक है, ध्यान से समझ लेना एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्म डेमोन्स्ट्रेट्स द करेक्ट जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नाउन एग्जीक्यूटर। एक नाउन आया है एग्जीक्यूटर, इसका जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स, एग्जीक्यूट्रेस, एग्जीक्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएंगे। एग्जीक्यूटर का जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। कोशिश करिएगा जल्दी जल्दी बताने की, कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से बताएं कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, शबाब, फरीन, चिंटू। आंसर बहुत स्लो आते हैं, क्या क्वेश्चंस का लेवल इतना हाई हो गया है? क्वेश्चंस तो बहुत मॉडरेट में प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों को, जो मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर का मतलब है संचालक, किसी कार्य को सुचारू रूप से चलाने वाला, संचालक, संपादक जिसे बोल सकते हैं। ये क्या है, ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। कैसा है, मैस्कुलिन जेंडर है। इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, ये क्या है, फेमिनाइन। अगला क्वेश्चन है, द नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस हमारे पास, सी फाउंड द की लाइंग ऑन द पेमेंट। इसमें नॉन फिनिट वर्ब कौन सी है और उसका क्या फंक्शन है, जीरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बियर इनफाइनेटिव है या फिर इनफाइनेटिव है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फाइंड आउट करना है नॉन फिनिट वर्ब को, और ये बताना है कि वो किस तरीके का नॉन फिनिट वर्ब है, जीरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बियर इनफाइनेटिव है, इनफाइनेटिव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे जल्दी जल्दी से, दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी फाउंड, उसने पाया या उसको मिला या उसको मिली, क्या, द की, उसको चाबी मिली, ठीक है ना। कैसी मिली, लाइंग, लाइंग का मतलब पड़ी हुई, कहां पर पड़ी हुई, ऑन द पेमेंट, यानी पेमेंट पर पड़ी हुई। तो लाइंग यहां पर क्या है, ये हमारा नॉन फिनिट वर्ब है। अब लाइंग यहां पर किस तरीके का फंक्शन कर रहा है, लाइंग क्या कर रहा है, किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है, क्या वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, क्या नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो लाइंग मॉडिफाई कर रहा है किसको, ऑन द पेमेंट, ठीक है ना, ऑन द पेमेंट। सी फाउंड द की विशेषता बता रहे कि की कहां पर थी, लाइंग ऑन द पेमेंट। तो इट मींस ये मॉडिफाई कर रहा है उस की के स्टेट को, कंडीशन को, कि वो कहां पर है, ठीक है ना। इट मीन्स ये हमारा एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, और ये एडजेक्टिव यहां पर कहीं है नहीं है। तो एडजेक्टिव का फंक्शन एक और चीज करती है, वो होती है पार्टिसिपल, ठीक है ना। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक हमारा जीरंड होता है और एक हमारा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट द कॉमन एरर। यहां पर सेंटेंस दिया गया है, द रीजन आई मूव्ड इज बिकॉज आई वांटेड अ न्यू जॉब। यहां पर कॉमन एरर बतानी है, कहां कॉमन एरर है, सेंटेंस को करेक्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में सेंटेंस को करेक्ट करके बताना है। लाइंग, लाइंग अगर सेपरेटली देखा जाए तो डिफाइन नहीं कर पाओगे कि जीरंड है या पार्टिसिपल है, बट ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यानी किस तरीके से उसे यूज किया गया है सेंटेंस में, इस आधार पर ही आप बता पाओगे कि वो पार्टिसिपल का फंक्शन कर रहा है यानी कि एडजेक्टिव के रूप में है, या वो जीरंड यानी कि नाउन का फंक्शन कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर देखिएगा,
दिया गया है, इसको करेक्ट करेंगे। द रीजन आई मूव्ड इज बिकॉज, यहां पर दिया गया रीजन जो कि रेफर करता है किसको, कॉज को, और बिकॉज का मतलब भी कॉज को रेफर करना है। तो द रीजन के साथ में बिकॉज का यूज हम नहीं कर सकते, बिकॉज के साथ में द रीजन का यूज नहीं कर सकते। बट अगर हम द रीजन को हटा दें तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो हम बिकॉज को यहां से हटा सकते हैं। बिकॉज को हटाकर हम क्या करेंगे, द रीजन आई मूव्ड, और यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि लिंकिंग वर्ब इज दिया गया है। इसके बाद में क्या लगाना है, हमें कॉम्प्लीमेंट लगाना है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट लगाना है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है, नाउन क्लॉज होता है, ठीक है ना, नाउन होता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, ठीक है ना, नाउन क्लॉज हो सकता है। और नाउन क्लॉज को बेसिकली दैट क्लॉज के नाम से आप लोग ज्यादा जानते हैं, ठीक है ना, दैट क्लॉज। कॉम्प्लीमेंट बेस में आप दैट क्लॉज का यूज कर सकते हैं। द रीजन आई मूव्ड इज फॉर हमारा नहीं होगा, द रीजन आई मूव्ड इज दैट आई वांटेड अ न्यू जॉब। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है दैट आई वांटेड अ न्यू जॉब, ये क्या है, नाउन क्लॉज का कार्य कर रहा है, ठीक है ना, और इज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस द वर्ड ओनली एज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग अ वर्ब। यानी यहां पर यह पूछा गया है कि ओनली को एज एन एडवर्ब फाइंड आउट करना है, किस सेंटेंस में ओनली का प्रयोग एज एन एडवर्ब हुआ है, और वो भी कब, जब वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तब। तो सेंटेंस है हमारे पास में, आई टोल्ड यू द ट्रुथ ओनली यस्टरडे, शी इज द ओनली मैनेजर आई ट्रस्ट, द पैकेज कंटेन्स ओनली बुक्स, और हिज ओनली एम्बिशन इज टू रिटायर अर्ली। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है एडवर्ब के रूप में कहां पर है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, किसको, एज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग अ वर्ब। आई टोल्ड यू द ट्रुथ ओनली यस्टरडे, शी इज द ओनली मैनेजर आई ट्रस्ट, और द पैकेज कंटेन्स ओनली बुक्स, और हिज ओनली एम्बिशन इज टू रिटायर। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोगों का आंसर मैं चेक करूंगा। ऑप्शन 8 का सी आ रहा है, ऑप्शन 8 का सी आ रहा है। बाकी कैंडिडेट्स के आंसर नहीं आ रहे हैं, कोशिश किया करें बताने की। चलिए चलिए तो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं हम। चूज द सेंटेंस दैट यूजेज द वर्ड ओनली एज एन एडवर्ब, ठीक है ना। यहां पर एक काम करो, इसको ये हटा दीजिए, इसमें से जो कंडीशन दे रखी है हमने इसको हटा दीजिए। चूज द सेंटेंस दैट यूजेज द वर्ड ओनली एज एन एडवर्ब, बाकी का हटा दो, मॉडिफाइंग अ वर्ब, हम कंडीशन नहीं दे रहे, ठीक है ना। अब आप करके देखिए। तो देखिए सेंटेंस में दिया गया है आई टोल्ड यू द ट्रुथ, मैंने तुमको सत्य बताया, ओनली यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब को जो चीज मॉडिफाई करती है वो क्या होती है, इटसेल्फ एडवर्ब, एडवर्ब मॉडिफाइंग टाइम, ठीक है ना। तो एडवर्ब ही आपकी हो जाएगी जो कि सेल्फ एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है, ओनली यस्टरडे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम को मॉडिफाई किया जा रहा है ओनली के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करके देखते हैं। सी इज द ओनली मैनेजर, अब ओनली यहां पर है, ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, मैनेजर को, ठीक है ना, किसको, मैनेजर को। मैनेजर क्या है, नाउन है, दैट इज बाई ओनली यहां पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। द पैकेज कंटेन्स ओनली बुक्स, द पैकेज कंटेन्स ओनली बुक। अब यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी हर कैंडिडेट को, ठीक है ना, हर कैंडिडेट को यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। यहाँ पे क्या है, ओनली बुक्स, तो ये बुक्स को लिमिट कर रहा है, ठीक है ना, बुक्स की जो संख्या है उसको लिमिट कर रहा है। हिज ओनली एम्बिशन इज टू रिटायर, यहां पर एम्बिशन भी क्या है, एम्बिशन भी नाउन है, ठीक है ना, और ओनली एम्बिशन को मॉडिफाई कर रहा है। सो आंसर हमारा यहां पर भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, नोट कर लेना, ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए
ठीक है, ओके ओके। चलिए एक काम करते हैं, ये हमने मॉडिफाइंग वर्ब हटा दिया है ना, तो यहाँ पर इसको भी आप लोग एडवर्ब ही कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसको भी एडवर्ब ही कर लीजिए। कंटेन, कंटेन बुक्स, कंटेन बुक्स जो पूरा वर्ब फ्रेज है, ठीक है ना। कंटेन बुक्स, ये पूरा जो वर्ब फ्रेज है इसको मॉडिफाई किया जा रहा है किसके द्वारा, ओनली के द्वारा। दैट इज वाई यहाँ पर भी ओनली हमारा एक एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास दो सेंटेंस है जहां पर एडवर्ब के रूप में कार्य किया जा रहा है ओनली के द्वारा, ठीक है ना। आई टोल्ड यू द ट्रुथ ओनली, ये भी एडवर्ब है। सी इज द ओनली मैनेजर, ये एडजेक्टिव है। द पैकेज कंटेंस ओनली बुक, ये एडवर्ब है। और हिज ओनली एम्बिशन, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है ना। यहाँ पर दो एडवर्ब हैं, नोट कर लेना इसको। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वर्ड whom इज करेक्टली यूज्ड इन विच सेंटेंस। यहाँ पर ये वर्ड है whom, यहाँ किस सेंटेंस में इसको करेक्टली यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में whom का प्रयोग सही तरीके से किस सेंटेंस में किया गया। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा, whom का यूज किस सेंटेंस में सही सही किया गया है। ओके प्रीति, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए नो आंसर, किसी का आंसर नहीं है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा, whom do you think will win the election। जब इस तरीके की कंडीशन हो जाए कि आपको पता नहीं हो कि कहां पर whom का यूज करना है, कहां पर whose का यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, हम वर्ब और सब्जेक्ट को काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। वर्ब और सब्जेक्ट को काउंट कर लेते हैं, दोनों का नंबर बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, डू और थिंक ये वर्ब है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। तो यू हमारा क्या हो गया, यू एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। और डू यू थिंक एक वर्ब हो गई। इसके बाद में है विल विन द इलेक्शन। अब ये एक वर्ब है, ठीक है ना, ये एक वर्ब है। इसके बाद में इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्ट हो गया द इलेक्शन, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। और यहां पर ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट किस वर्ब का होगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट में है, तो whom की जगह पर क्या हो जाएगा, whose हो जाएगा। क्या हो जाएगा, who हो जाएगा, who, ठीक है ना, who हो जाएगा, नोट कर लेना। इसके बाद में है सी स्पोक टू द कलीग। सी सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब है, एक एक हो गया। टू द कलीग इसका ऑब्जेक्ट है, यानी यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हटा दीजिए। इसके बाद में है सी सब्जेक्ट है, ट्रस्टेड वर्ब है। अब ट्रस्टेड का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, whom। सी ट्रस्टेड whom, ऑप्शन नंबर बी में whom का जो प्रयोग है वो सही हुआ है, ठीक है। इसके बाद में है दिस इज द राइटर, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या है, whom आया है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। इज क्या है, इज नॉन वर्ब है, इज नॉन वर्ब है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट यूज है फॉर फैंटेसी नोवेल। लेकिन इज नॉन के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, whom यहां पर है जो कि ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो इस जगह पर भी हमारा क्या हो जाएगा, who हो जाएगा, ठीक है। whom की जगह पर who हो जाएगा। इसके बाद है वी नॉमिनेटेड द पर्सन। वी सब्जेक्ट है, नॉमिनेटेड वर्ब है, द पर्सन ऑब्जेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद में क्या है, whom आया है जो कि ऑब्जेक्ट है। हेड वर्ब है, अब हेड के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता है, ठीक है ना। द मोस्ट एक्सपीरियंस हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया हेड के लिए, तो whom की जगह पर क्या कर देंगे, who कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहां पर सही यूज किया गया है, कहां पर गलत यूज किया गया है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, विच इज द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द प्लूरल पॉजेसिव फॉर द फ्रेज ऑल द वुमेन्स वोट, ऑल द वुमेन्स वोट्स। यहां पर कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है जिसमें पॉजेसिव केस का यूज किया गया है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको बताना है कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए शबाना 9th का ऑप्शन बी है, शबा फरीन ऑप्शन सी बता रही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा स्टार्ट हो गया है, जल्दी जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन सी। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑल द वुमेन्स वोट, ठीक है ना, वुमन के बाद में किसी भी तरीके का एस नहीं है, तो ऐसे नाउन जिनकी एंडिंग एस, एस एच, सी एच, जब सी एच का मतलब स से आ रहा हो, ठीक है ना, क से नहीं आ रहा हो, ठीक है ना, डबल एस,
ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, हम उसके साथ में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। बट क्योंकि इसके साथ में एस नहीं है एंडिंग में, तो एपोस्ट्रॉफी और एस दोनों का यूज होगा। इट मीन्स जो दिया गया है ऑल द वुमेन्स वेट, ये हमारा ऑलरेडी ही करेक्ट है, तो यही वाला सेम पेस्ट कर दीजिए। कहां पर है, ऑल द वुमेन्स वेट, यहां पर एपोस्ट्रॉफी लगा दिया तो ये वाला गलत है। ऑल द वुमेन्स वेट ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना। एक सेकेंड, यहां पर ए लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो ये गलत है। ऑल द वुमेन्स वेट, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लेना। ऑल द वुमेन्स वोट्स, सेम वही वाला पेस्ट कर दिया हमने क्योंकि ऑलरेडी ही वो करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है द वर्ड कैप्रिसियस, एक वर्ड आया है कैप्रिसियस। इट इज बेस्ट डिफाइन एज, कैप्रिसियस का मतलब क्या है, स्टीड फास्ट एंड डिटरमाइन, गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। मतलब यहाँ स्टीड फास्ट का मतलब एकदम तेज और दृढ़ निश्चय वाला, सुनिश्चित। गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल यानी बेकारण, बिना किसी कारण, अकारण किसी का मूड या बिहेवियर अचानक से बदल जाना। हाईली इंटेलिजेंट एंड लॉजिकल, बहुत ही ज्यादा तार्किक और बुद्धिमान। इजीली मैनिपुलेटेड बाय अदर्स, ऐसा व्यक्ति जिसको मैनिपुलेट यानी कि बेवकूफ बना दिया जाए किसी के द्वारा। तो कैप्रिसियस का जो राइट मीनिंग है, कैप्रिसियस जो वर्ड है बेस्ट डिफाइन करता है एक ऐसी सिचुएशन किसी के लिए जिसमें कोई व्यक्ति अनअकाउंटेबल, विदाउट एनी रीजन अनस्टेबल हो जाए। ठीक है ना, मूड और बिहेवियर उसका सर्टेनली चेंज हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है ही फाइनली केम स्पेस, फिर से स्पेस, ही फाइनली केम हिज सीवर इलनेस। डिपोजिशन का यूज करना है, क्या करेंगे, केम के बाद में टू, टर्म्स के बाद में विद लगाएंगे, या केम विद, ठीक है ना, और टर्म्स टू करेंगे, केम एट टर्म्स विद करेंगे, या केम ऑन टर्म्स इन करेंगे। तो ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट द सीरियस कंडीशन या सीरियस सिचुएशन। किसी व्यक्ति की कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रिकॉन्शियल करना, उसके साथ में सामंजस्य बिठा लेना। ठीक है ना, मतलब अब है तो है, ये समझ लेना कि चलो ठीक है अब ऐसा ही करना होगा, ऐसा हो रहा है तो रिकॉन्शियल करना। ठीक है ना, या एडमिट कर लेना कि ये बात हकीकत है कि इतना बुरा चल रहा है सिस्टम। तो उस चीज के लिए हमारे पास एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है केम टू टर्म्स विद, केम टू टर्म्स विद। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि केम के बाद में क्या करते हैं, टू का यूज किया जाता है। ठीक है ना, केम के बाद में टू का यूज किया जाता है और टर्म के बाद में हम विद का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो केम टू टर्म विद आंसर हो जाएगा हमारा ये, केम टू टर्म विद मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द सिचुएशन। नोट कर लेना, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे दिया गया है द वर्ड मेलिफ्लोस, एक वर्ड आया है मेलिफ्लोस। डेस्क्राइब समथिंग दैट इज, मेलिफ्लोस किस चीज को डेस्क्राइब करता है, ओवरली स्वीट एंड शुगरी, फ्लोविंग विद हनी, प्लीजिंग स्मूथ एंड म्यूजिकल टू हेयर, और वेरी डार्क एंड मिस्टीरियस। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस जल्दी जल्दी से बताइए, आप लोग जितनी फास्ट चलेंगे मैं उतनी जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। प्रीति 12th ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा स्टार्ट हो गया, सवाफरीन ऑप्शन सी। तो याद रखेंगे मेलिफ्लस इज यूज्ड टू रेफरेंस विद म्यूजिक और वॉइस, यानी म्यूजिक, साउंड और वॉइस दैट इज प्लीजेंट टू लिसन, यानी कि सुनने में जो मधुर हो शहद के तरीके से। ठीक है ना, स्वीट सॉन्ग हो, स्वीट म्यूजिक हो, स्वीट साउंड हो, या किसी की स्वीट वॉइस हो, उसके लिए यूज किया जाता है ये। ठीक है ना, सो आंसर हो जाएगा प्लीजिंगली स्मूथ एंड म्यूजिकल टू हियर, ऑप्शन नंबर सी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है द वर्ड गैरलेस, बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्ड है। द वर्ड गैरलेस इज फॉर्मल सिनोनियम फॉर, तो गैरलेस का सिनोनियम बताना है, क्वाइट है, सीक्रेटिव है, टॉकेटिव है और हम्बल है। क्वेश्चन नंबर 14 बताना है
क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा पीछे भी हो गया क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 13 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बताना है, गैरलस। तो गैरलस का मतलब होता है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑन द ट्राइवियल मैटर्स, यानी छोटी छोटी बातों पर, बिना किसी महत्व की बातों पर बहुत ज्यादा बकवास करने वाला व्यक्ति गैरलस कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, क्वाइट का मतलब अपोजिट है इसका, सीक्रेटिव का मतलब भी अपोजिट है, हम्बल का मतलब इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, टॉकेटिव, ठीक है ना, बातूनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गैरलस का बहुत इंपोर्टेंट और पॉपुलर सिनोनियम है टॉकेटिव। नेक्स्ट वन 15th क्वेश्चन है, द ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग फ्रॉम द सेंटेंसेस। हमारे पास में एक सेंटेंस है, दिया गया है सी इज सैड, और खाली जगह है, यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब फिल करनी है। सी इज सैड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द रूम। तो सी इज सैड, यहाँ पर देखिए सी इज सैड, सैड जो आया है किस बेस में आया है, पैसिव वॉइस में आया है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में यूज किया गया है सैड का। जब पैसिव वॉइस में सैड का यूज इज सैड करके आ जाए, इज सैड करके आ जाए, तो उसके बाद में जो फॉर्मेशन होगा ऑक्सिलरी वर्ब का, वो क्या होगा, टू और बी, टू और बी, यानी कि वर्ब के साथ में टू बी। तो सी इज सैड टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द रूम। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16th, द स्ट्रक्चर नो सूनर। स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, नो सूनर द सन राइज देन द फॉग क्लियर्ड रिक्वायर्स विच वर्ब फॉर्म। यहां पर किस वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे, डिड, हैड, वाज और हैज। क्वेश्चन नंबर 16 बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा। चलिए 16 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, देखें कितने कैंडिडेट बता रहे हैं। नो सूनर के साथ में ज्यादातर इन्वर्जन में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। यानी मेरी बात को पहले समझ लेना, उसके बाद आंसर करना। नो सूनर आ जाए, ठीक है, नो सूनर के साथ में बेसिकली जो हमारा इन्वर्जन यूज होता है वो हैड होता है ज्यादातर, ठीक है ना। नो सूनर, हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और इधर क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है, ठीक है ना, इधर क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हमारा पास्ट परफेक्ट नहीं है, क्योंकि क्या दिया है, राइज दिया है, यानी कि बेस फॉर्म है, V1 है। तो अगर बेस फॉर्म दी गई है यहां पर सब्जेक्ट के बाद में, तब हम यूज करते हैं किसका, डिड का। ओके, नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिनका ऑप्शन नंबर ए है। अगर यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, ठीक है ना, राइजन होता, तो आंसर हमारा हो जाता हैड, ठीक है, नोट करना इस चीज को। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हैड द कंपनी इन्वेस्टेड इन R&D। हैड द कंपनी इन्वेस्टेड R&D, इट, खाली जगह दी गई है, फिल करना है, इट वुड बी, इट वुड हैव बीन, और इट इज, और इट विल बी। फटाफट बताएंगे कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सोच समझकर बताइएगा, तभी आप लोगों का आंसर करेक्ट पहुंचेगा, ठीक है। चलिए, शबा फरीन ऑप्शन बी, प्रीति, मोनिका रानी 17 का बी बता रही हैं। चलिए देखिए यहां पर समझिएगा, सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हैड द कंपनी इन्वेस्टेड, ठीक है ना, यानी कि ये भी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन बताई जा रही है। तो पहला जो क्लॉज है इसमें कौन सा है, पास्ट परफेक्ट आया है, क्या आया है, पास्ट परफेक्ट आया है, मेरी बात को समझ लेना। अब पारफस यानी कि इफ आ जाए या हेड आ जाए, ठीक है ना, इस कंडीशन पे पास्ट परफेक्ट आ जाए एक क्लॉज में, तो जो दूसरा क्लॉज बनता है वो बेसिकली क्या बनता है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, या तो हम वुड प्लस V1 का इस्तेमाल कर दें, ठीक है, या फिर हम वुड प्लस हैव और
V3 का इस्तेमाल कर दें। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी थर्ड कंडीशन है, ठीक है ना, ये थर्ड कंडीशन है, और ये हमारी मिक्स यानी कि जिसमें दो चीजें मिक्स हो रही हैं। तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि पास्ट कंडीशन, ठीक है ना, पास्ट कंडीशन होगी और रिजल्ट भी दे रहा होगा पास्ट का, और पास्ट का ही रिजल्ट दे रहा होगा, ठीक है। और जब मिक्स कंडीशन हो, जब मिक्स कंडीशन हो, मिक्स कंडीशन, तो मिक्स कंडीशन पे क्या होता है, पास्ट की कंडीशन होती है, ठीक है ना, पास्ट की कंडीशन होती है और प्रेजेंट का रिजल्ट होता है, प्रेजेंट का रिजल्ट होता है। अब यहां पर देख लीजिए कहां पर क्या आ रहा है, तो हैड द कंपनी इन्वेस्टेड, कंडीशन तो पास्ट की है लेकिन रिजल्ट क्या है, इट वुड बी अ मार्केट लीडर नाउ, क्योंकि प्रेजेंट में दिखाया जा रहा है, देन वुड भी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नाउ की जगह पर हम देन कर दें, ठीक है ना, तब आंसर हो जाएगा हमारा वुड हैव बीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वुड हैव बीन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, दे विल हैव पेंटेड द एंटायर हाउस, खाली जगह दे रखी है, द टाइम वी गेट बैक फ्रॉम वेकेशन। तो यहां पर सिंस, अंटिल, बाई और फ्रॉम किस चीज का यूज करेंगे, सेंटेंस कह रहा है कि दे विल हैव पेंटेड द एंटायर हाउस, उन्होंने पूरा घर पेंट कर दिया होगा या वे पेंट कर चुके होंगे। एक टाइम पॉइंट दे रखा है, कब तक, द टाइम वी गेट बैक फ्रॉम वेकेशन, मतलब नॉट लेटर दैट पॉइंट, इस पॉइंट से बाद में नहीं, इस पॉइंट से पहले ही। तो इस कंडीशन के लिए हम प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं, इसका मतलब है नॉट लेटर देन, किसी दिए हुए पॉइंट से बाद में नहीं, ठीक है ना, मतलब पहले ही, बिफोर दैट, बिफोर दैट। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, ही डिमांडेड दैट द मैनेजर, ही डिमांडेड दैट द मैनेजर, खाली जगह है, हील्ड अकाउंटेबल फॉर द फाइनेंशियल लॉसेस। तो किस वर्ब को फिल करेंगे, इज, बी, वॉज और शुड बी। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 18 का जिनका राइट आंसर है बाई, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 18 का जिनका राइट आंसर है बाई, बिल्कुल ठीक है। मोनिका रानी 18C बता रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने चल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दिए गए हों जिसमें डिमांड हो, विश हो, डिजायर हो, कमांड हो, सजेशन हो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन पे हमें कंजक्टिव सब्जेक्टिव वर्ब का यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव मोड में वर्ब लगानी पड़ेगी, और सब्जेक्टिव मोड में जब वर्ब लगती है तो बेस फॉर्म में लगती है, ठीक है ना, बेस फॉर्म में लगती है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, उसके साथ कोई बदलाव नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो इज हमारी सब्जेक्टिव वर्ब नहीं है, बी हमारी सब्जेक्टिव वर्ब है जो कि बेस फॉर्म है। ही डिमांडेड दैट द मैनेजर बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द फाइनेंशियल लॉसेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिएगा। दिया गया है, द रीजन ही परफॉर्म्ड सो बैडली in the final presentation is because he had not prepared adequately। क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में मैं करा चुका हूं, ठीक है ना। तो दिया गया है, द रीजन दैट रेफर कॉज, द रीजन का मतलब कॉज के लिए होता है। ही परफॉर्म सो बैडली, यानी कि उसने इतना बुरा परफॉर्म किया, इसका रीजन क्या है, इन द फाइनल प्रेजेंटेशन में इज के बाद में बिकॉज आया है जो हमारी एरर है, ठीक है ना। इज के बाद में बिकॉज आया है क्योंकि द रीजन ऑलरेडी लगाया है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, बिकॉज की जगह पे रिप्लेस करेंगे हम दैट का, क्योंकि हमें इज के बाद में क्या करना है, नाउन क्लॉज का यूज करना है और इज का कॉम्प्लीमेंट देना है। इज दैट ही हैड नॉट प्रिपेयर एडिक्वेटली, ऑप्शन नंबर सी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगेन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो कंटेन्स एन एरर।
नो सूनर द CEO had arrived than the power failure plunged the office into darkness। फटाफट बताएंगे कौन से ऑप्शन में गलती है क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बताना है कहां पर मिस्टेक है। नो आंसर। ओके, शवा फरीन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लेते हैं। दिया गया है नो सूनर। नो सूनर के साथ में इन्वर्जन का यूज हमें करना है। यू नो वेरी वेल, नो सूनर आ गया है, ठीक है ना। तो द CEO दिया गया है, CEO से पहले हम क्या करेंगे, हेड का यूज करेंगे। नो सूनर हेड द CEO अराइव्ड, आंसर हो जाएगा ये, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में। इनका ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल ठीक है। नो सूनर हैड द CEO अराइव्ड देन द पावर फेलियर प्लंग्ड ऑफिस इनटू डार्कनेस। ऑप्शन नंबर बी में गलती है। इस पूरे फ्रेज को हम रिप्लेस करेंगे इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकल इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा डिफिकल्ट साबित होगा आप लोगों के लिए। चेक करेंगे किसका आंसर सबसे पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए एनालाइज करते हैं। पहले इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। पहले तो हम ये देखते हैं कि करेक्ट कौन सा है। तो दिया गया है इफ आई वर द चेयरमैन, ठीक है, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, कंडीशन वाला। अगर मैं चेयरमैन होता तो इफ आई के साथ में वर लगाया गया, बिल्कुल ठीक है। अब इफ आई और वाले जो सेंटेंस है उसमें वुड प्लस बेस फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, ठीक है ना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगेन ईच ऑफ द कमेटी मेंबर्स, ईच का यूज किया, ईच सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ईच ऑफ द कमेटी मेंबर्स, और वर्ब क्या है, हैव आई है, जो कि गलत है। इसकी जगह पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे हैज का। ईच के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और यही तो पूछा गया है, ठीक है ना, यही तो पूछा गया, यही हमारा आंसर है। सी को भी एनालाइज कर लेते हैं। नेदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज। जब नेदर नॉर वाले सेंटेंस होते हैं तो जो वर्ब होती है उसके जस्ट बगल में जो सेंटेंस होता है, जस्ट क्लोज जो सब्जेक्ट होता है, उसी को सब्जेक्ट कंसीडर करते हुए वर्ब को कंसीडर करते हैं कि सिंगुलर लगानी है या प्लूरल लगानी है। तो एम्प्लॉइज क्या है, प्लूरल नाउन है और प्लूरल वर्ब यहाँ पे लगाई गई है, मतलब ये सेंटेंस भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बाई द टाइम द डेडलाइन, बाई द टाइम द डेडलाइन अराइव्स, ठीक है ना, प्रेजेंट में है। द टीम विल हैव फिनिश द प्रोटोटाइप, और ये फ्यूचर में है। तो जब एक तरफ हमारा सिंपल प्रेजेंट हो, ठीक है ना, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट हो तो दूसरी तरफ हमारा सिंपल फ्यूचर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला भी सेंटेंस हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो केवल ऑप्शन नंबर बी गलत है जहां पर वर्ब की प्रॉब्लम थी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। इट इज एसेंशियल दैट द विटनेस टेस्टिफाई टू द कोर्ट इमीडिएटली एंड ट्रूथफुली। लास्ट वन दिया गया नो एरर। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा वाला हमारा सही हो जाएगा जिसमें गलती है, ठीक है ना। एरर फाइंड आउट करना है, गलती वाला ऑप्शन फाइंड आउट करना है। चलिए गलती वाला ऑप्शन फाइंड आउट करना है। शबाना, मोनिका। 23 क्वेश्चन नंबर 23 है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाए। तो इट इज एसेंशियल, मैंने कहा ना, वेन एवर अ क्लॉज एक्सप्रेस एसेंशियल, एसेंस, desire, wish, command, suggestion, then we have to use subjunctive mode verb, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखिए subjunctive mode में क्या है, that लगा हुआ, that के बाद में द विटनेस सब्जेक्ट है, इसके बाद में जो वर्ब लगेगी subjunctive mode में वो कौन सी लगती है, बेस फॉर्म की लगती है, ठीक है ना, बेस फॉर्म की लगती है। मतलब उसमें किसी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं होती, जैसी होती है एज इट वैसी लगाते हैं। तो टेस्टिफाइज की जगह पे क्या हो जाएगा, टेस्टिफाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरर। द लेक्चरर स्पोक क्लियरली, कंसाइजली एंड विद ग्रेट पैशन अबाउट द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी।
क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बारीक सी मिस्टेक आपको नजर आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए 23 ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने और अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। तो द लेक्चरर स्पोक, यानी लेक्चरर ने बोला, कैसा बोला? क्लियरली। क्लियरली क्या है? एडवर्ब है। क्लियरली क्या है? एडवर्ब है। नोट करते जाना, क्लियरली क्या है? एडवर्ब है जो स्पोक को मॉडिफाई कर रहा है। कंसाइजली क्या है? ये भी एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है जो किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्पोक को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब हमारे पास ये दोनों पैरेलल हैं, क्लियरली, कंसाइजली, तो एंड के बाद में जो पार्ट ऑफ स्पीच या जो भी चीजें आएंगी वो इसी के पैरेलल रहेंगी, मतलब समतुल्य रहेंगी। तो जब ये एडवर्ब है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए, ठीक है ना, एडवर्ब होना चाहिए। विद ग्रेट पैशन क्या है? ये एडवर्बियल फ्रेज तो हो सकता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेंस, बट एडवर्ब नहीं है। तो विद ग्रेट पैशन का क्या करेंगे? पैशनेटली, ठीक है ना, पैशनेटली हो जाएगा। नोट कर लेना, पैशनेटली, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, इसको पूरे को क्या कर देंगे? रिमूव करेंगे और पैशनेटली हम लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई द एरर रिलेटेड टू द यूज ऑफ प्रोनाउन या केस इन द सेंटेंस। हमें फाइंड आउट करना है प्रोनाउन और केस से संबंधित प्रॉब्लम कहां पर है। द बोर्ड नॉमिनेटेड 2 कैंडिडेट्स। ध्यान से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को और फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि कहां पर एरर है, ठीक है। उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। पहले सभी का आंसर चेक किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है। मोनिका रानी, शबाना, जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी का आंसर नहीं है, चलिए एनालाइज कर लीजिए। दिया है द बोर्ड नॉमिनेटेड 2 कैंडिडेट्स, यानी बोर्ड ने 2 कैंडिडेट्स को नॉमिनेटेड किया, मनोनीत किया, ठीक है ना। पहला कैंडिडेट कौन है? जॉन। यहां दिया गया है हु दे बिलीव हैज द बेस्ट क्वालिफिकेशन, और एक कैंडिडेट है कौन? मैं। अब यहां पर फाइंड आउट करना है कि मिस्टेक कहां है। तो द बोर्ड नॉमिनेटेड 2 कैंडिडेट, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको तो हटा ही दीजिए, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम यहां से देखते हैं। जॉन एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, जो कि नाउन है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का कार्य कर सकता है। हमारे पास है हु। अब ये देखते हैं हु क्या बेस्ट यहां पर फिट हो रहा है। तो देखेंगे दे सब्जेक्ट है, बिलीव वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, बिलीव वर्ब है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है? हैज। अब हैज वर्ब है तो हैज के लिए सब्जेक्ट हो गया जॉन, ठीक है ना। बिलीव के लिए सब्जेक्ट हो गया दे। अब बिलीव का हमारे पास क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हु की जगह पर क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है? सी। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, हु को रिप्लेस कर देंगे हुम के साथ में, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वह सेंटेंस फाइंड आउट करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 बताना है कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बताना है कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी। तो यहां पर देखेंगे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। पहले देखते हैं शी सेड। अब सेड दिया गया है, उसके बाद में मी आया है, ठीक है ना। तो सेड हमारा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है और मी इसका ऑब्जेक्ट है। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। सेड टू मी होना चाहिए। शी सेड टू मी, अगर मैं इसके साथ में टू लगा दूं तो इसमें दैट कंजक्शन का यूज भी कर दिया तो क्या हो जाएगा? शी टोल्ड मी, और दैट और बाद बाकी का जैसा है। शी टोल्ड मी दैट शी वाज लीविंग फॉर लंदन द नेक्स्ट डे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इनकरेक्ट है, इसको हटाइए। दे लेड डाउन इन द सन फॉर आवर्स आफ्टर द लॉन्ग हाइक,
यहां पर जो लेड है ये लेड सही वर्ब नहीं है, ठीक है ना, यहां पर जो लेड है ये सही वर्ब नहीं है। ओके, चलिए, लेड का मतलब है किसी चीज को कहीं पर नीचे रख देना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इसकी जगह पे हम कौन सा यूज करेंगे, ले यूज करेंगे। मैं यहां पे कर देता हूं ले, ठीक है ना, ले, ले, हाँ ठीक है, लाई ले लेन होता है, ठीक है ना, लाई ले और लेन होता है रेस्ट करने के लिए। ओके, रेस्ट करने के लिए लगाना है, तो ले हमारा सेकंड फॉर्म है जो हम यूज करेंगे लेट की जगह पर, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी हमारा इनकरेक्ट है। इसके बाद में द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द 100 सर्वे आर हाईली कंपेलिंग, इसमें क्या मिस्टेक है, क्या ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, डेटा। अगर हम सिंगुलर और प्लुरल के तौर पे देखें तो डेटा इज अ प्लुरल नाउन, डेटा इज अ प्लुरल नाउन, ठीक है ना। और इसका जो सिंगुलर है वो क्या होता है, डॉटम होता है। बेसिकली यहां पर डेटा एक कलेक्टेड इंफॉर्मेशन के रूप में यूज किया गया है, तो जब इसको कलेक्टेड इंफॉर्मेशन के रूप में यूज किया जाए तो इसको सिंगुलर काउंट किया जाता है, और इसके साथ में जो वर्ब लगती है वो भी सिंगुलर लगती है। इट मीन्स ये वाला सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। अब हमारे पास है द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू एब्सटेन फ्रॉम शुगरी फूड, तो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइज किया इसके लिए टू एब्सटेन, और एब्सटेन के साथ में जो प्रीपोजिशन फिक्स रहती है वो कौन सी रहती है, फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम समथिंग मतलब टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज से परहेज करना, किसी चीज से दूर रहना। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसको नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, द बुक इज डेडिकेटेड, द बुक इज डेडिकेटेड, फिल करना है यहाँ पर प्रीपोजिशन को, ऑल दोज हु फॉट फॉर फ्रीडम, तो डेडिकेटेड विद, डेडिकेटेड टू, डेडिकेटेड फॉर और डेडिकेटेड टुवर्ड। तो याद रखेंगे डेडिकेटेड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होती है, कौन सी होती है ये आपको बताना है, ठीक है ना। डेडिकेटेड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होती है, कौन सी होती है वो आपको बताना है। चलिए चलिए, भट्ट, ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक है, डेडिकेटेड इज ऑलवेज फॉलोड बाई टू। ओके, डेडिकेटेड इज ऑलवेज फॉलोड बाई टू, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। द बुक इज डेडिकेटेड टू ऑल दोज हु फॉट फॉर फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू फॉरगो द एनुअल बोनस दिस ईयर, यानी कि ये स्पेलिंग टेस्ट आउट करना है, वॉकेब आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमें बताना है फॉरगो का क्या करना पड़ेगा, फॉरगो के साथ में क्या करना पड़ेगा। फॉरगो का फॉरगो ही रहने देंगे, फॉरगो कर देंगे, फॉरगो कर देंगे या फॉरगो कर देंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट डिफाइनिंग रहेगा इसके लिए। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू फॉरगो द एनुअल बोनस दिस ईयर। क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे, 28 में कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फॉरगो के लिए। चलिए, ओके, आरूप महतो, ठीक है, ऑप्शन बी, शवाब फरीन ऑप्शन ए आ रहा है, और भाट ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। देखिए पहले तो फॉरगो को समझ लीजिए, फॉरगो का मतलब है प्रेसीड, ठीक है ना, प्रेसीड बोल दीजिए, या फिर ये कहें टू गो बिफोर इन टाइम, या टू गो या कम बिफोर इन टाइम या एनीथिंग, यानी कि पहले आना या पहले जाना। अब यहाँ पे पहले आना या पहले जाने का कोई मतलब नहीं है। एक और सेंस होता है फॉरगो का, बट उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, वो होती है फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है विदाउट, विदाउट समथिंग, विदाउट समथिंग, या किसी चीज को गिव अप कर देना, मतलब छोड़ देना, विदाउट समथिंग या किसी चीज को छोड़ देना। अब इसका मतलब निकालिए, द कंपनी हैज डिसाइडेड
टू फॉरगो द एनुअल बोनस दिस ईयर, मतलब कंपनी ने इस साल निर्णय लिया है कि वो बिना बोनस के ही काम करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है स्कार्सली, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, जल्दी जल्दी से आंसर बताएंगे। स्कार्सली द फायर अलार्म साउंड व्हेन द क्राउड पैनिक्ड, तो डिड हेड वाज हैज। क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे जल्दी जल्दी से, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई है, दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर वरी अबाउट द क्वेश्चंस लेवल, और सोचते हैं कि सॉल्व ही नहीं हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा है, तो क्लास को नहीं देखना चाहिए। बट यकीन मानिएगा, ये क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एडवांस लेवल, एंड इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में बैठ जाइए जिसमें ग्रामर बहुत एडवांस लेवल का पूछा जा रहा होगा, आप क्वालिफाइड करके आएंगे। ठीक है ना, बट मेहनत तो लगती है ना, मेहनत तो लगती है। तो स्कार्सली, बेयरली, ऐसे जो नेगेटिव एडवर्ब हैं इनके साथ में इन्वर्जन का यूज किया जाता है। ठीक है ना, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, तो यहाँ पर इन्वर्जन का यूज करते हैं कंसीडर करते हुए इस वर्ब को। अगर वर्ब हमारी सेकेंड फॉर्म में है तब हम डिड का यूज करेंगे, अगर वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म में है तब हम हैड का यूज करेंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस जो परफेक्ट स्ट्रक्चर है वो हेड वाला होता है। ठीक है ना, बट क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या करते हैं कि कहीं पर भी कुछ भी घूंस देते हैं और स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है, तो कभी कभी इसको सेकंड फॉर्म दे देते हैं, कभी कभी इसको थर्ड फॉर्म भी देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हेड वाला जो स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट रहता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, जहां पर दिख रहा हो कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, थर्ड फॉर्म उसकी डिफरेंट होती है, तब हम डिड का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द जर्नलिस्ट आस्क्ड द सेलिब्रिटी, जर्नलिस्ट ने सेलिब्रिटी से पूछा वाई डिड यू विदड्रॉ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो देख लेते हैं कहां तक हमारा सेंटेंस सही है। जर्नलिस्ट आस्क्ड, 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 यहां तक ये बिल्कुल सेम सेंटेंस है। ठीक है ना, द जर्नलिस्ट आस्क्ड वाई तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब वाई से स्टार्ट किया गया है, हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया गया है। अब बाद बाकी का जो करेंगे हम असर्टिव में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, बाद बाकी को किस में कर देंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, प्रोनाउन और वर्ब को चेंज करते हुए। तो प्रोनाउन यहाँ पर क्या है, सेकंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो द जर्नलिस्ट आस्क्ड द सेलिब्रिटी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन। जब थर्ड पर्सन हो तो उसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है ना, द जर्नलिस्ट आस्क्ड द सेलिब्रिटी, सॉरी, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन है, सेलिब्रिटी। अब सेलिब्रिटी के लिए हम ही और सी दोनों का यूज कर सकते हैं। यहां पर नॉमिनेटिव केस में है ये यू, तो ही या सी किस में आएगा, नॉमिनेटिव केस में आएगा, तो यहां पर ही है और यहां पर ही है। ठीक है ना, इसके बाद में क्या है, डिड आया है, डिड हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, किसमें करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, मतलब हेड प्लस बी3 में, हेड प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। तो देखिए कहाँ है, हेड ये रहा और विड्रॉन हमारा ये रहा, ऑप्शन नंबर बी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन वर डिलाइटेड, स्पेस दिया गया है, द चिल्ड्रन वर डिलाइटेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ स्नो डे, प्रीपोजिशन का यूज करना है फॉर विद एट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी जल्दी से बताएंगे, डिलाइटेड के साथ में हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। याद ये रखना है कि डिलाइटेड के साथ में प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होती है। ठीक है ना, डिलाइटेड के साथ में प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होती है, अकॉर्डिंग टू सेंस वो बदलती रहती है, ये आपको याद रखना है। चलिए, ओके, बिल्कुल ठीक है। तो डिलाइटेड एट इज यूज्ड व्हेन एक्सप्रेसिंग प्लीजर अबाउट अ थिंग और एनी आइडिया, किसी आइडिया, किसी थिंग, किसी चीज से प्लीजर का आनंद, प्लीजर या अनुभव, आनंद हो रहा हो, उस कंडीशन पे हम डिलाइटेड या डिलाइट एट का यूज करते हैं। बट वेन एवर वी आर सेइंग
द प्लीजर अबाउट अ गिफ्ट रिसीव्ड बाय समवन, जब गिफ्ट के बारे में या किसी ऐसी वस्तु के बारे में जो किसी ने दी हो तो हम क्या करते हैं, विद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज है, द चिल्ड्रन वर डिलाइटेड विद गिफ्ट और समथिंग अदर द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ स्नो डे। तो ये एक इवेंट है, किसी इवेंट किसी चीज से डिलाइट या प्लीजर मिल रहा हो उस कंडीशन पर डिलाइट एड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा डिलाइट एड। बात अगर गिफ्ट या किसी तरीके की और वस्तुओं की हो जिनको देखकर या जिनको मिलने पर खुशी हो रही हो तब हम विद का यूज करते हैं। तो यहां पर हम डिलाइट एट का यूज करेंगे। ही स्पोक विद सच एप्लॉम, ही स्पोक विद सच एप्लॉम दैट एवरीवन बिलीव्ड हिम। यहां पर वोकेब आधारित क्वेश्चन है, आपको बताना है किसका, एप्लॉम का, ठीक है ना। ये वर्ड है एप्लॉम। तो एप्लॉम का मतलब क्या होता है, क्लमसीनेस, ग्रेट नर्वसनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अश्योरेंस और एक्सट्रीम एंगर। तो एप्लॉम का मतलब बताना है, ही स्पोक विद सच एप्लॉम दैट एवरीवन बिलीव हिम। तो कुछ चीजें कॉमन सेंस पर आधारित भी होती हैं। यहां पर दिया गया कि हर व्यक्ति ने उस पर भरोसा किया, हर व्यक्ति को उस पर भरोसा आ गया, वो इस तरीके से बोला। तो ये एप्लॉम हमारा क्या हो सकता है, क्लमनीनेस, ग्रेट नर्वसनेस। क्लमसीनेस का मतलब होता है लेक ऑफ स्किल, यानी जिसमें किसी तरीके की स्किल की कमी हो। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से बोलेगा कि उसमें स्किल या किसी तरीके की एबिलिटी नहीं है तो क्या कोई इस पर भरोसा कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ भरोसा किया गया है तो क्लमसीनेस हमारा नहीं होगा। ग्रेट नर्वसनेस, कोई नर्वस होके बोलेगा तब कोई भरोसा कर सकता है, नहीं करेगा, ठीक है ना। एक्सट्रीम एंगर, क्रोध में बोलेगा, गुस्से में बोली गई बातों पे कोई भरोसा करता है, सोचते हैं अरे बड़बड़ा गया है, पगला गया है, इसलिए गुस्से में बड़बड़ा रहा है, तो इस पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा। दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एश्योरेंस, किसी बात को सुनिश्चित करके पूरे आत्मविश्वास के साथ में उसने बोला जिससे कि हर लोग, सभी व्यक्ति उस पर भरोसा करने लगे। अगला क्वेश्चन है, इफ द गवर्नमेंट वर टू रेज, वर टू वाला फिर दोबारा से आ गया। यहां पर भी कंडीशनल क्लॉज में वर टू का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना, देन उस कंडीशन पर हम किस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे दूसरे क्लॉज में, विल, वुड, हैड और हैज। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जितनी चीजें जो यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास में चल रही है ये सारी चीजें पेड क्लास में डिटेल में कराता हूं मैं, ठीक है ना। जो पेड क्लास के कैंडिडेट है उनको पता होगा अभी प्रीपोजिशन चल रहा है पेड क्लासेस में, किस तरीके से कितने डिटेल में चल रही है, ठीक है ना। तो आपको अगर आप पेड क्लास लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में कराई जाएंगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस तो आपकी ये हो रही है, बाकी की सारी चीजें बहुत ही डिटेल और माइन्यूटली ऑब्जर्व करके कराई जाएंगे जिससे किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ओके चलिए, तो क्या करेंगे हम, वुड का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ही वाज एट हिज विट्स एंड, एट हिज विट्स एंड, ही वाज एट हिज विट्स एंड ट्राइंग टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स रिडल। तो ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है इसका मतलब बताना है, मतलब क्या है। एट हिज विट्स एंड का मतलब जो इडियम आता है एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट एंड, ठीक है ना, एट वंस विट्स एंड। तो क्या हो जाएगा, हाईली अम्यूज्ड, वेरी क्लेवर, कंप्लीटली प्रिप्लेक्स एंड फ्रेंटिक। तो बहुत ज्यादा एनोयड हो जाना किसी चीज पर, जब ये नहीं पता हो व्हाट टू डू विद एनीथिंग, किसी चीज के साथ में क्या करना है, ठीक है ना। एनोयड हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, नॉट ओनली डिड द स्टॉर्म डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, नॉट ओनली डिड द स्टॉर्म डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स बट इट आल्सो डैमेज्ड, डैमेज्ड आल्सो, डिड आल्सो डैमेज और डिड डैमेज आल्सो। कौन सा वाला ऑप्शन फिल करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में, जिससे सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए गाइस, सभी कैंडिडेट्स का आंसर मैं चेक करूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। सिंटू, साहिल, शबाना, भाट, अरूप मेहतो, साहिल मुर्मू, सिंटू 35 का ऑप्शन नंबर है। आल्सो डैमेज एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, जिनका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है गाइस। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही कराएंगे।